glamorous and fascinating. Everybody wants to use this expression or phrase that it's a fifth generation war, fifth generation war. But hardly few know exactly what fifth generation war exactly is. श्योर जो आप भेजेंगे वो आपको चेक होके आज रात मिल जाएगा काम आपका सारा, उसका वरी न करें। अब आप टॉपिक पे आए। Fifth generation war, someone use or many use the word hybrid war, but more prevailing, more in usage is fifth generation war. In general sense, discussion happens to be in a different avenue, but we are talking it as essay, how to write an essay. लास्ट ईयर इस पे आया भी था, ऐसे आ भी गया था, हाइब्रिड वॉर के नाम से आया था। फिलहाल आप ये समझें कि हाइब्रिड वॉर आ जाए या फिफ्थ जनरेशन वॉर आ जाए, मोर और लेस दे आर सेम थिंग। इशू इज वेरी सिंपल। फर्स्ट वी नीड टू व्हाट इज, मैं वॉइस को जी बढ़ाता हूं। अब बताइए जी, आवाज, अब आवाज क्लियर है? जनरेशन, लुक, एवरी ईयर मशहूर गाड़ियां जो भी होती हैं उनका नया मॉडल आता है। आप कहते हैं जी नया मॉडल आ गया है। अब नए मॉडल में क्या होता है कि कुछ रंग में तब्दीली आ जाती है, कोई नया कलर, शीशे, बोनट, लाइटों का साइज, लाइटों का डिजाइन, बाकी कोई मेजर चेंज नहीं आती। एयर कंडीशनर की कैपेसिटी भी वही रहती है, माइलेज की कैपेसिटी भी वही रहती है, लोगों के बैठने की कैपेसिटी भी उतनी ही होती है। सो इसलिए हम इसे मॉडल कहते हैं। स्लाइट चेंज होती है, स्लाइट चेंजेस, जिसे आप कॉस्मेटिक चेंजेस कहते हैं। ये वर्ड आप वैसे भी यूज कर सकते हैं। कैरेक्टरली बोलने की हद तक वो बंदा आया जी, वो कह रहा है ऐसे वो करेंगे, ऐसे करेंगे, तो ये इसको आप कॉस्मेटिक चेंज कहते हैं। बट when something radical level happens, something happens at radical level or major change, से आपको पता चलता है जी अब गाड़ी जो है वो सारी की सारी बिजली पे चलेगी और उसकी जो बैटरियां हैं, यस शाहिद आपने ठीक कहा, 4G 5G सिम्स का, कि वो पहले क्या है जी बैटरी का जी वो साथ के साथ चार्ज होगी। अब अगर आपको पता चलता है कि जी वो बैटरी एक दफा चार्ज हो गई, तो मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, तो फिर जी 1000 किलोमीटर फिनिश, जैसे 600 किलोमीटर फिनिश। फिर आपको पता चलेगा जी अगर ये चार्ज कितनी देर में हो जाएगी अगली बैटरी अगले 500 किलोमीटर के लिए, तो अगर आपको पता चले जी के आधे घंटे में, मतलब ये तो नहीं है ना कि अगर वो 300 किलोमीटर चलती है, आप इस्लामाबाद जा रहे हैं, रास्ते में रुकेंगे, और अगर वो 1 घंटा 1.5 घंटा लेती तो वो तो फिर गए, तो टाइम बड़ा जाया होगा। आपको पता चले नहीं जी आधे घंटे में बैटरी दोबारा चार्ज, आप कहेंगे फाइन। अगर हम इस्लामाबाद पहुंच गए, इस्लामाबाद जहां भी पहुंचेंगे, या आध घंटे का तो बंदा जी किसी जगह होटल पे भी रुक लेता है। अच्छा जी इसकी माइलेज कितनी होगी? आप कहते हैं जी इस पर जो पर किलोमीटर आपको कॉस्ट आएगी वो हार्डली 3 रुपए फी किलोमीटर, 4 रुपए फी किलोमीटर। देन यू विल कॉल इट जनरेशन, न्यू जनरेशन, नई नस्ल की टेक्नोलॉजी हो जाएगी। एक ब्रेक थ्रू हो गया ना, एक मेजर चेंज आ गई। जस्ट लाइक आपका मोबाइल, आपका इंटरनेट,
3G चल रहा है जी, नहीं जी 4G, अब 5G की आवाज है। तो आपको क्या पता चलता है जी 5G में क्या होगा कि जनाब इतने सेकंड्स के अंदर इतने घंटे की मूवी डाउनलोड, उसके अंदर ये फीचर्स आ जाएंगे। अब के इवन मोबाइल है, मोबाइल जब चला था तो ये डिजिटल वो होता था, नंबरिंग कंप्यूटर कैलकुलेटर की तरह सामने आती थी। फिर नोकिया 3310 ने बहुत धूम मचाई, फिर एंड्रॉयड का जमाना आ गया। तो ये इसको कहते हैं जनरेशन। जस्ट लाइक कंप्यूटर्स, जस्ट लाइक मोबाइल्स। होप नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज जनरेशन। जिस तरह एक नई नस्ल होती है अब, कि एक नस्ल के बाद या अगली नस्ल के लोग हैं, हम पुरानी नस्ल के लोग हैं, तो उनकी जिंदगियों में इतनी चेंजेस आ चुकी होती हैं। इस पर एक वो बड़ा एक कंक्रीट राइटिंग है कि अगर आप किसी एक बंदे को शहर के ज़माने में वो रहता है, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, तो आप उसे 5 साल के लिए दुनिया से कट ऑफ कर दें, किसी एक देहाती इलाके में भेज दें जहाँ पे बस उसको खाना पीना मिल रहा हो, वो अपनी चहलकदमी करता रहे। तो कहते हैं जी 5 साल के बाद, पहले तो ये अरसा 10 साल कहा जाता था, 5 साल के बाद अगर आप उसे दोबारा इसी दुनिया में लाएंगे तो वो एक टोटल इलिटरेट, इग्नोरेंट और मजूर किस्म का इंसान होगा। वो कहेगा भाई ये क्या कुछ आ गया है। जिस तरह कहते हैं कि अब जो एजुकेशन है ये है कि लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। कि जी वो पुरानी बातें आप कर रहे हैं जी, अब आप किस दौर में रहते हैं। तो ये जनरेशन मैं आपको समझा रहा हूं। अब आप आते हैं जनरेशंस ऑफ वॉर पे। जंगों की नस्लें क्या थी। और हाँ, आपने तो 18 मंथ्स कहा, मेरा ख्याल है कि इससे पहले भी हो जाती थी। और क्लाइमेट इज क्लाइमेट इज पार्ट ऑफ जनरेशन वॉर। लेकिन आप कह लें कि क्लाइमेट जो वॉर जो है ना, वो किसी ने हम पे मुसल्लत नहीं की, वो हर किसी ने अपने ऊपर खुद मुसल्लत की हुई है। यानी आप यूं कह सकते हैं कि क्लाइमेट की जो वॉर है, जिसे बेसिकली एनवायरमेंट की वॉर हम कहते हैं, तो एनवायरमेंटल वॉर जो है वो पूरी दुनिया ने अपने ऊपर पूरी तरह खुद ही मुसल्लत की, अपनी एक्टिविटीज की वजह से, अपनी जो उनकी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, पर्सनल अफेयर्स हैं, उसमें उन्होंने क्या हमने पढ़ा था, उन्होंने एनवायरनमेंट को यूज किया, मिस यूज किया, हत्ता के अब्यूज किया। तो उसकी वजह से एनवायरमेंटल वॉर जो है वो हमारे ऊपर जो है वो मतलब के लेके इम्पोज्ड हो चुकी है। अब आते हैं प्योरली फिफ्थ जनरेशन वॉर। बड़ा सिंपल है, अब आपको आइडिया की क्लैरिटी होगी। सबसे पहले आता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ वॉर, कि दुनिया की पहली नस्ल की जो जंग है वो क्या थी। अब आपने मूवीज भी देखी होंगी, आप पढ़ते भी हैं कि जी बादशाहों की आर्मियां होती थी, आर्मीज होती थी, लश्कर जिसे कहते हैं, और वो सही मानों में आर्मी होती थी। उनकी जो क्वांटिटी है, उनका नंबर इतना बड़ा होता था। तो वो जाते थे दूसरे मुल्क के ऊपर फिजिकल कांटेक्ट में आके, तो वो उन पर अटैक करते थे। उनकी तलवारें उनके पास होती थी, नेज़े होते थे, उनके पास तीर कमान होते थे, चले वो कोई 200 मीटर से 300 मीटर से तीर भी मार लेते थे। अब वो वॉर ट्रेडिशनल वॉर है, जिस तरह हमने पढ़ा कि जिस किस्म के भी वेपन्स उनके पास होते थे। और जस्ट लाइक अब आपको वो याद आ रहा होगा जो मैंने आपको लेक्चर दिया था हिस्ट्री का, कि वो हिस्टोरिकल अब इसको ट्रेस करते हैं, तो वो जो ट्राइबल एज थी, जब खेती बाड़ी शुरू हो गई थी, तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि जब टाउन्स बने, छोटे छोटे कस्बे, तो फिर एक कबीले के लोग दूसरे कबीले पर चढ़ाई किया करते थे। तो वो जिस किस्म के भी उनके पास वेपन्स होते थे, और ये वो दौर था जब फिजिकल पावर और ब्रेवरी जीता करते थे। यहां पे मैं थोड़ा रुकता हूं, क्योंकि मैंने वो बात कर दी जो हमने कुछ लेक्चर पहले की थी,
कौन सी आर्मी के जीतने का चांस? एक तो जिनका नंबर ज्यादा हो, नंबर के अलावा उसके अंदर फिजिकल पावर, वो आर्मी तगड़े लोगों पर मुश्तमिल हो और ब्रेव हो, बेखौफ हो के लड़े। उनको कोई ये ना हो कि जी हम मारे जाएंगे, तो स्टफ लाइक दिस। इस तरह से इस वक्त इंडियन आर्मी के लोग या इंडियन जो गवर्नमेंट है वो इसलिए बड़ी परेशान है कि उनकी आर्मी जो है वो काफी फियरफुल है। आपने सुना होगा बहुत सारी वीडियोस उनके सोल्जर्स की सरेआम पे आई जिसमें उन्होंने गिले शिकवे किए। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जो है वो खुदकुशी के वाकयात हमें मिलते हैं। तो फिर ये फिजिकल पावर और ब्रेवरी का एलिमेंट आज भी चलता है, ये नहीं है कि खत्म हो गया है। मिसाल के तौर पे आपको फौरन समझ जाना चाहिए कि अफगानी लोग जो हैं वो इस मामले में अपना कोई सब्स्टिट्यूट नहीं रखते हैं। अमेरिका जैसी ताकत, उससे पहले रशिया तो चले जब था तो उनके साथ अमेरिका था, पाकिस्तान था, तो अब अमेरिका के खिलाफ उनके साथ कौन है? तो अमेरिकन पूरी टेक्नोलॉजी, पूरी बम्बार्डमेंट, पूरा वेपन, एयरफोर्स, दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा कन्वेंशनल बॉम्ब उन पर मारा गया है, सब कुछ है, लेकिन वो कनकर नहीं हुए हैं। तो बहरहाल वॉर के अंदर ब्रेवरी का एलिमेंट कभी भी आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। ये नहीं कि हमारी आर्मी है, ये 5th जनरेशन वॉर दुनिया में अभी तक जिस एक आर्मी ने सक्सेसफुली ये लड़ी है, और सक्सेसफुली जिस तरह मैंने कहा है, तो वो आपको भी हैरानगी और अच्छा ही लगेगा कि इंटरनेशनल राइटर्स जो हैं, जहाँ पे जो लेटेस्ट स्टडीज आती हैं वॉर, जिन्हें आप वॉर स्टडीज कहते हैं, तो 5th जनरेशन वॉर या हाइब्रिड वॉर में वो पाकिस्तान की मिसाल सबसे ज्यादा देते हैं, क्योंकि आप बड़ी आसानी से इसको विजुलाइज कर सकते हैं कि सबसे पहले जब रशिया टूटा था तो ये पूरी मुस्लिम दुनिया, ये खास तौर पे अफगानिस्तान, इनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया और ये सारा मवाद मुद्दा पाकिस्तान पर डाल दिया गया। फिर 9/11 हो गया, तो 9/11 के बाद तो प्योरली फिर यही काम रहा। और अब आप मेरी आगे बात समझ सकते हैं, आपको याद होगा पाकिस्तान में हर तीसरे चौथे दिन, हफ्ते बाद एक धमाका होता था, कोई इलाका महफूज नहीं था। हॉस्पिटल, तालीमी अदारे, कमर्शियल सेंटर, अवामी जगह, आर्मी के दफ्तर, ISI का दफ्तर, सो मच सो कि लिमिट ये थी कि GHQ पर भी अटैक, आपको याद होगा कि हो गया था। तो ये आप उस वक्त तक समझ नहीं आएगा जब तक आप 5th जनरेशन वॉर को नहीं समझेंगे कि ये सारा कुछ 5th जनरेशन वॉर के तहत हो रहा था या हुआ। अब वापस चलते हैं 1st जनरेशन वॉर पे। सो 1st जनरेशन वॉर, एक लश्कर आएगा, 10,000 का आए, 20,000 का आए, जमानो मकान के हवाले से, टाइम एंड स्पेस के हवाले से। दूसरी आर्मी उनको काउंटर करेगी, फिजिकल फाइट होगी, लोग मारे जाएंगे, जख्मी होंगे, और ये लड़ाई चंद घंटे, बहुत सारी शक्लों में, अगर आप और आसानी से समझना चाहें, आप गज़वा बदर को रिकॉल कर लें, गज़वा उहद को रिकॉल कर लें। मिनटों के हिसाब से वो जंगें हुई, गज़वे हुए, एक लश्कर फाते हो गया, दूसरा जो है जाहिर है फिर वो छोड़ के, जो जिसको डिफीट नजर आ रही होती थी वो मैदान छोड़ देता था और दूसरा विक्टोरियस हो जाता था। अब चंद दर्जन लोग, चंद सैकड़े, मतलब सैकड़ों के अंदर लोग, इससे ज्यादा कहा जाता कि जब बहुत बड़ी भी लड़ाई होती थी, को बड़ा बादशाह दूसरे बादशाह को अंडर अटैक करता था, तो कहते हैं चंद हजार लोग मारे जाते थे, यानी वो सूरत हाल क्लियर होना शुरू हो जाती थी। या होता क्या था कि जो एनिमी जिस पर अटैक किया जाता था, राइवल जो होता था, उसका एक किला होता था। अच्छा, किले जो है ना उस वक्त, वो किले से मुराद ये होती थी कि जो वो बादशाह की सल्तनत होती थी ना, उसमें एक तो होता था ना, एक उसका एक अपना किला होगा, पैलेस जिसको आप महल कहते हैं रादर। होता ये था कि उन शहरों के इर्द गिर्द ना एक बड़ी दीवार कर दी जाती थी, और जिसे फोर्ट्रेस कहते थे।
और होता ये था कि चंद दरवाजे बना लिए जाते थे, मशरक, मगरब, शुमाल, जनूब, और कह लें कि 4। मसलन जिस तरह आपने सुना होगा कि लाहौर के 12 दरवाजे बड़े मशहूर हैं जी। तो ये 12 दरवाजे बेसिकली उन शहरों का एंट्रेंस पॉइंट होते थे। दिन होता था, दरवाजे खोल दिए जाते थे, लोग आते थे, कारोबार करते थे, मामूलात निपटाते थे, रात को दरवाजे वापस हो। तो मकसद ये होता था कि उस फोर्ट्रेस को अंडर अटैक कर लिया जाता था, किसी तरह उसके दरवाजे तोड़े जाते थे, किसी तरह उस शहर के अंदर दाखिल होते थे। बादशाह पकड़ा गया, बादशाह काबू आ गया तो लड़ाई तो टोटली खत्म हो गई। सो ये थी फर्स्ट जनरेशन वॉर। अच्छा, उनमें भी जो उनके वेपन्स होते थे उसमें बेहतरी आती रहती थी। तलवार आई, फिर ढाल आ गई, जिरा पहनते थे वो लोग, नेजे की मुख्तलिफ शक्लें आ जाएंगी, नेजे के साथ वो हथौड़ा नुमा एक चीज को बना लेते थे, किसी में वो चेन को शामिल करते थे, वो बंदा चेन के साथ वो घुमा रहा होता था, जिसको भी वो लगी वो मारी गई, मारा गया। जानवर होते थे, इसमें घोड़े शामिल होते थे। घोड़े के साथ इंसान ने बहुत जुल्म किया है। सारी जंगों में इंसानों के साथ जो चीज जानवर मरता रहा है वो घोड़ा ही है। हाथी इसमें होते थे। तो ये फर्स्ट जनरेशन वॉर थी जी, यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको। अब इसका जो फीचर है वो क्या है कि ये प्योरली ब्रेवरी पर, क्योंकि बिल्कुल फ्रंट पे खड़े हैं आप। और बहुत सारी जो शक्लों में मुझे जो बात पसंद आती थी कि दोनों तरफ से टॉप का जर्नल, टॉप का सोल्जर सबसे पहले सामने आता था और उनके दरमियान आके तो ये लड़ाई जो है जी वो शुरू होती थी। और फिजिकल कांटेक्ट होता था, यानी बिल्कुल जाहिर है कि आप बिल्कुल आमने सामने आएंगे तो तलवार से मारेंगे ना जी। फिजिकल डिस्टेंस इसमें तीर के साथ होता था, वो भी कितना 10 मीटर 20 मीटर, इससे ज्यादा तीर डायरेक्ट निशाना नहीं ले सकता था। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक चेंज आती है, वही बात जिसको हम जनरेशन कहते हैं। वो चेंज क्या थी? फायर पावर, बारूद, पाउडर, गन पाउडर, कैटरेज, कारतूस जिसे आप कहते हैं। कारतूस बना, लोहा पहले ही उसके पास था, उसने वो कारतूस बंदूक में रख के चलाना शुरू कर दिया। अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी कि जनाब कहाँ आप करीब जाएंगे, आप भी अटैक करेंगे, वो भी अटैक करेगा, ज्यादा से ज्यादा आप तीर से मार रहे हैं बंदा तो वो आपको देख लेंगे आप कहां से तीर मार रहे हैं। तो ये कैटरेज जब आया ना, कारतूस। अच्छा, लेकिन कारतूस जो था उस वक्त का, वो ज्यादा डिस्टेंस से वॉर नहीं कर सकता था। ज्यादा से ज्यादा आप कह लेंगे 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप होंगे या आध किलोमीटर। तो भी माहिरीन जो हैं अभी तक उन्होंने इसको ना फर्स्ट जनरेशन में ही रखा, बंदूक को सिंपल। जिस तरह आप अगर अमेरिकन सिविल वॉर की कोई मूवी देखते हैं या कोई वीडियो देखते हैं तो आपको नजर आता है। असल चेंज आई जब तोप इजाद हो गई, गोला। बारूद तो आपके पास था, गोला जब आपने बना लिया और गोले को आपने कैनन यानी तोप के अंदर रख के चलाना शुरू किया। अब क्या हुआ कि अब आपके अटैक का स्केल बढ़ गया, मैसिव हो गया। और नई जनरेशन में जाने के लिए कुछ इसी तरह की तब्दीली की जरूरत थी, तो वो आ गई। अब क्या हो गया कि अब वो तोप रखते थे, तोप से में गोला मारते थे, वो किले की दीवारों को टकराता था या शहर के अंदर जाके गिरता था, तो तबाही ज्यादा होती थी। अच्छा, एक बात और ज़हन में रखिए कि वो जो पहली नस्ल की जंग है ना, उसमें सिविलियन नहीं इन्वॉल्व होते थे बिल्कुल भी। मतलब कहते हैं कि पानीपत की लड़ाई है, दिल्ली से 14 किलोमीटर के फासले पे हो रही थी। मैं समझता हूँ ये उन जंगों की खूबसूरती थी। जंगों की भी खूबसूरती होती है
जिसे आप कहते हैं ब्यूटी ऑफ द ट्रेजेडी. सो ब्यूटी ऑफ द ट्रेजेडी वाज दैट सिविलियंस वर नॉट किल्ड, सिविलियंस वर नॉट अटैक्ड. कहते हैं कि बड़े सगीर में नया बादशाह आ जाता था ना, तो देहाती इलाकों को पता चलने में कई कई दिन, हफ्ते लग जाते थे. वही कोई बंदा आएगा, वो शहर देखेगा, पता चलेगा, तो जाके वो देहात में बताता था जी दिल्ली पर तो नया बादशाह आ गया है. सो सिविलियंस इस बात से अलूफ रहते थे. अब दूसरी नस्ल की जंग में, जिसमें हम कह रहे हैं कि कैनन आई, और आप कह लें कि वो जो बंदूक थी ना, वो थोड़ी सोफिस्टिकेटेड हुई. ये नहीं कि आपने एक कारतूस भरा, फिर उसको खोला, फिर दूसरा कारतूस लगाया. अब थोड़ा मशीन गन टाइप आ गया कि वो जनाब चलती जाएगी, कई गोलियां निकालेगी, और जो गोली निकालेगी, यानी आप कह लें कि कैट्रिज की जगह बुलेट आ गई, उसका डिस्टेंस भी ज्यादा होगा. सो अब मशीन गन आ गई, तोप आ गई, बंदूक, अगर बंदूक भी इस्तेमाल होती थी, उसका मैग्नीट्यूड बदल गया, उसकी फायर रेंज बदल गई, उसकी फायर की क्वांटिटी बदल गई, निशाना लेने में और महारत आ गई. सो ये सारा कुछ जब हो गया, और ये सारा कुछ किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने था. ये बात से में रखिए कि वो जो 1750 में रेवोल्यूशन आया था ना, तो अगर वो रेवोल्यूशन आता तो बंदूक तो शायद इजाद ही ना होती, बल्कि शायद क्या यकीनन इजाद होती. तो टैंक कैसे बने, और फिर ये मशीन गन्स कैसे बनी, इसलिए कि जो उधर आप बना रहे थे फैक्ट्रियों के अंदर चीजें, वही आपने इस तरह भी अब बनाना शुरू कर दी. अब सेकेंड जनरेशन वॉर, यानी ऑटोमेशन पावर, थोड़ी फायर पावर और स्केल ऑफ पावर बारूद का बदल गया. अच्छा, एक सवाल लोग करते हैं कि जी नेवी कब शामिल हुई. नेवी बेसिकली तो फर्स्ट जनरेशन वॉर का भी हिस्सा रही, आप हैरान होंगे. मसलन आप अहले यूनान की कई मूवीज देखते हैं कि वो जिस मुल्क पे अटैक करना होता था, उसको जमीनी रास्ता करीब नहीं पड़ता था, तो वो समुंदर से जाते थे. उसके लंगर अंदाज होते थे, यानी उसकी बंदरगाह पर जाके उतरते थे, फौज उतरती थी. तारिक बिन ज़ियाद की मिसाल ले लें आप, वो कश्तियों पे बैठ के गया और उसने कश्तियां जला दी कि नहीं जी बस अब या जीतेंगे या मर जाएंगे, दैट्स इट. तो इस लिहाज से नेवी हिस्सा होती थी. तो नेवी आप हैरान होंगे कि पुरानी है एयरफोर्स के मुकाबले में. अब सेकेंड जनरेशन वॉर के अंदर नेवी भी स्टैब्लिश हुई, शिप आ गए. पहले तो वो मैनुअल जो है वो कश्तियां थी, तो बादबान वाली. तो अब क्या है, अच्छा ब्रस्ट ना कहा करें, ये ना आपने लिखा है ब्रस्ट, बर्स्ट लिखा करें. ये जो हमारा उर्दू में भी खबर छपती है ना, बर्स्ट, ब्रस्ट मारा जी उन्होंने, एक्चुअली ये बर्स्ट होता है, BURST. आर बोला नहीं जाएगा तो, लेकिन लिखा जरूर जाएगा बर्स्ट. अब इसमें सबसे बड़ी मिसाल क्या है, यहाँ टाइम स्केल क्या है जिससे पता चलता है जी अच्छा ये नई नस्ल की जंग आ गई थी. इसका टाइम स्केल निकलता है जी वर्ल्ड वॉर वन. वर्ल्ड वॉर वन इसकी टिपिकल एग्जाम्पल है सेकेंड जनरेशन वॉर की. उसमें यूरोप में ही लड़की, यूरोप ही मेन बैटल ग्राउंड था, अमेरिका भी शामिल हुआ, फ्रांस भी था, इसमें रशिया भी था, रशिया अंडर अटैक था, और जर्मनी भी था, पहले कहा बरतानिया भी था, एटसेट्रा. तो बड़ा अच्छा. अभी भी एक डिफरेंस था, क्योंकि एयरफोर्स नहीं थी, और ये डिफरेंस बड़ा मेजर है आपके अंडरस्टैंड करने के लिए. वो डिफरेंस ये था कि अभी भी लड़ाई सरहदों पे ज्यादा होती थी. यानी चूंकि आर्मी चाहे 5 लाख की भी है, वो गई है तो एनिमी के बॉर्डर पर जाना होता था, सरहदों के मुहाफिज, जिस तरह आप सुनते हैं.
तो वो दूसरी तरफ से भी आर्मी आती थी। तो अगर कोई शहर अंडर अटैक आ गया, अगर वो किसी जगह घुस गए, तो सिविलियंस का कैजुअलिटीज होती थी। तो अदरवाइज जो है इसमें जो अटैक है वो अभी भी मैं कहूंगा कि ब्यूटी ऑफ द ट्रेजेडी यही थी कि आर्मीज के लोग की कैजुअलिटीज होती थी, सिविलियंस इसमें महफूज रहते थे। सिविलियन कोई ऐसी अहम जगह है कि अगर कोई कम्युनिकेशन का कोई इंडस्ट्रियल जगह है कि इस मुल्क की ये चीज तबाह कर दी जाए, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं थी। टाइम फिर आगे बढ़ता रहा। वर्ल्ड वॉर 1918 में खत्म हो जाती है। अब मेजर शिफ्ट क्या आती है इसमें? अब मेजर शिफ्ट आती है एयरफोर्स की। वो जो राइट बरादरान ने सदी के स्टार्ट में एक तजर्बा किया था, उसको इम्प्रूव किया गया, तो जंगी तैयारे बना दिए गए। इससे फिर जंग का नक्शा, बल्कि अब आप अगर कहें तो आप ये बिला रोक टोक कह सकते हैं कि जिस मुल्क की एयरफोर्स तगड़ी होगी वो अनमैच्ड पावर बन गई। क्योंकि जनाब वो तो फिजा में से जाएंगे और जहां चाहेंगे बम्बार्टमेंट करेंगे, शहरों पे करें, इंडस्ट्रियल एरियाज पे करें, आपके आर्मी हेडक्वार्टर पे करें, कोई आपकी अहम इंस्टॉलेशंस हैं, आप एक इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, और जो मुल्कों की जान होते हैं वो उनके शहर ही होते हैं। शहरों में सारा कुछ पड़ा होता है, सड़कें हैं, पुल हैं, आपकी जितनी वाइटल कंस्ट्रक्शंस हैं, और अगर वही अंडर अटैक आ गई तो खत्म, आप तो की तो कमर टूट जाएगी। सो एयरफोर्स के आने से आप ये कह सकते हैं कि तीसरी नस्ल की जंग में इंसान दाखिल हो गया। और नो डाउट इट वाज, जनाब बॉर्डर पे तो आपने लगाई हुई थी 10 लाख आर्मी, तैयारे ऊपर से आ गए जनाब। अभी रडार इतना सिस्टम भी साथ साथ ही आया, लेकिन इतना सख्त नहीं था। वो जिस तरफ चले जाएंगे वो तो मार मार के अशर कर देंगे, और उसका तोड़ क्या है कि आपके पास भी एयरफोर्स हो। अगर एयरफोर्स नहीं है तो आप तो मारे जाएंगे। सो एयरफोर्स का आना और आपके दीगर वेपन्स, टैंक्स का बन जाना, टैंक्स का सोफिस्टिकेटेड हो जाना, बख्तरबंद गाड़ियों का आ जाना, जो भी और मशीनरी जो है उसके अंदर वेपन्स, मतलब जो है वो मार्टर गोला आ गया, जो मशीन गन है, मतलब उसकी और जो एक शक्ल जिसको आप क्या कहते हैं, वो क्लाशनकोफ जैसे वेपन आ गए जनाब। एक बंदा 100 क्या 300 बंदों पे हावी होगा, तो ये स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन आ गया। अब तलवार वाला एक बंदा तो 300 बंदे को नहीं मार सकेगा, वो तो कहीं ना कहीं 5 6 7 8 10 पे जाके गिर ही जाएगा। और अगर एक बंदे के पास इस किस्म का वेपन है तो सो जी अब एयरफोर्स आ गई। एयरफोर्स आई तो जंगों का जो टारगेट है वो आर्मीज की बजाय शहर भी होना शुरू। अगरचे ये कहा जाता था कि सिविलियन पॉपुलेशन को अंडर अटैक नहीं किया जाएगा, लेकिन ये सब जिसका नाम ही जंग है, जंग के क्या असूल होने हैं जी। तो ये फिर आप कह लें, और इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो आपकी वर्ल्ड वॉर 2 है। वर्ल्ड वॉर 2 फिर अगेन मेन आपकी बैटल ग्राउंड यूरोप है। एक तरफ अमेरिका था, बर्तानिया था, फ्रांस था, रूस था, दूसरी तरफ जापान था, जर्मनी था, इटली था। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट सामने आया, वो कॉन्सेप्ट है ब्लिट्जक्रीग। मैं ये लफ्ज लिख देता हूं, इसे आपको ब्लिट्जक्रीग का मतलब क्या होता था? ब्लिट्जक्रीग का मतलब ये था कि अटैक सडन हो और मैसिव हो, बहुत मैसिव। मतलब एयरफोर्स भी आ जाए, और अगर शहर जो है आपका वो किसी साहिल पे है तो एयरफोर्स भी घुस जाए, और सॉरी नेवी भी घुस जाए,
और ऊपर से एयरफोर्स आ जाए, नीचे से आपकी जमीनी आर्मी, और तहस नहस कर दे। जाहिर है अब जिस शहर को तहस नहस करना है तो फिर नहीं देखा जाएगा कि सिविलियन है, सिविलियन कंस्ट्रक्शन है, क्या है। और ये जर्मन्स ने अपनाई थी, ये मैंने वर्ड लिख दिया है, जर्मन की ये पॉलिसी थी। और फ्रांस, उन्होंने हफ्ते के अंदर अंदर पूरा फ्रांस फतह कर लिया था। अब ये एक नया कॉन्सेप्ट था और इसीलिए इसको फिर थर्ड जनरेशन वॉर कहा गया। अच्छा, बेस सारा ये आपकी मिलिट्री इक्विपमेंट में करता था। जाहिर है इसमें एयरफोर्स का होना बहुत जरूरी था। मतलब एक शहर है ना, एक शहर पर अगर 20 तैयारों ने अटैक कर दिया तो वो चंद मिनट्स के अंदर वो पता नहीं उसका क्या से क्या नक्शा कर देंगे। आप अगर आगे से अटैक किया, अब पता नहीं आप इतने बड़े अटैक के लिए तैयार भी थे कि नहीं थे, आपकी एयरफोर्स इतनी अलर्ट भी थी कि नहीं थी। अच्छा, फिर ऊपर से एयरफोर्स ने अटैक किया हुआ, नीचे से दूसरी फौज घुस गई है। अच्छा, वो जो दूसरी फौज घुसी है वो कोई एक महाज नहीं कर रहे। फिर जिसको आप कहते हैं ना, एक वर्ड होता है मैनूवरिंग, मैनूवरिंग बहुत आई। मैनूवरिंग जो है वो इस, जिसे क्या आप उर्दू में कहते हैं, वो तुर्रा इम्तियाज, कि आपने मनूवरिंग कर दी। मनूवरिंग क्या है? किसी जगह आपने खाइयां खोदी हुई हैं, किसी जगह आपने डिसेप्शन कर दी, दिखाया एक इलाका कि जी मशरक में से जी अटैक हुआ है, लेकिन मशरक में से अटैक करने वाले लोग थे 50,000। पता तब चला जब जनाब मगरब की तरफ से 1.5 लाख बंदा शहर के अंदर घुस आया। तो सरप्राइज एलिमेंट, मतलब पहले तो सरप्राइज एलिमेंट नहीं होता था ना, पता चल रहा होता था जी लश्कर आ रहा है, आर्मी बॉर्डर की तरफ आ रही है, तो कुछ आपने किया। तो ये मैनूवरिंग और ब्लिट्जक्रीग, ये आप जब लेक्चर खत्म हो जाए तो इन वर्ड्स को गूगल कीजिएगा, आराम से बड़े सामने आपके सारा वो कुछ आ जाएगा। मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, बाद में दोबारा इसको रीस्टडी करने से ये होता है कि आपका आर्ग्यूमेंट, आपका आइडिया, आपका कॉन्सेप्ट मेमोराइज तो मैं नहीं कहूंगा, ये सीएसएस है कि आपका कॉन्सेप्ट मुकम्मल हो जाता है, आप उसे कंसीव कर जाते हैं। कॉग्निशन जो है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो हो जाती है। सो जी, इन बातों के साथ थर्ड जनरेशन वॉर, जिसमें क्या हुआ, एयरफोर्स आई, ब्लिट्जक्रीग आया, मैनूवरिंग आई, मैसिव लेवल की डिस्ट्रक्शन आई, करोड़ों लोग मारे गए वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, यूरोप के अंदर ही मारे गए, आर्मी क्या सिविलियन भी मारे गए जनाब। तो उन्होंने कहा जी ये थर्ड जनरेशन वॉर थी, तीसरी नस्ल की जंग। स्टिल आर्मीज इन्वॉल्व है। और जो अगली बात है वो बड़ी अहम है कि वॉर वॉज अ मोनोपोली ऑफ द स्टेट। स्टेट लड़ती थी। कौन सी इनोवेशन में फरवा नहीं, वो लिख तो रहा हूं मैं कि इनोवेशन तो सिर्फ जो एक एयरफोर्स ही बड़ी इनोवेशन थी और तो कोई नहीं थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टेट की मोनोपोली है, स्टेट डिक्लेयर करेगी। हाँ, स्टेट के साथ जाहिर एक तो उनकी ट्रेंड आर्मी होती थी, कुछ सिविलियन भी। अच्छा, आप पाकिस्तान के हवाले से 65 की जो वॉर पाकिस्तान इंडिया की वॉर थी, वो भी थर्ड जनरेशन वॉर थी, आपको समझने में आसानी रहेगी। हाँ, पाकिस्तान की और इंडिया की जो जंग है वो थर्ड जनरेशन वॉर थी। एयरफोर्स भी लड़ी, लेकिन ज्यादा महाजों पर लड़ी गई, सिविलियंस की कैजुअलिटीज नहीं हुई थी, एटसेट्रा। अब यहां पर मैं आपको ऑन पर्पस 1 मिनट के लिए रोकूंगा, सो दैट कि आप लोग सोचें कि अगली डेवलपमेंट ऐसी क्या आई होगी कि जिसकी बुनियाद पर जाहिर है कि अब जंग ने एक नया रंग ढंग लेना है। तो इससे ये होगा कि आपका जो अब जाहिर है आप मुसलसल सोच रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी ब्रेक भी मिलेगी। तो थोड़ा आप सोचिए। अच्छा, डोंट जंप अप टू इंटरनेट, नॉट टेक्नोलॉजी। अच्छा, न्यूक्लियर वेपन। अच्छा, मैंने आपसे कहा है कि 1 मिनट लें, आप 1 मिनट ले, सोचिए थोड़ा।
फिर मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूं। कोई बात नहीं, हम एंजॉय करते हुए पढ़ना चाह रहे हैं, हम बर्डन नहीं ले रहे। हमारा एक माटो क्या है? हमारा माटो है कि हमने पढ़ाई को एंजॉय करते हुए पढ़ना है, ताकि हमें इसकी आदत हो जाए। हमने सीएसपी बनना है। घड़ी देखिए और 1 मिनट के लिए सोचिए। जी, अब आप अपना आंसर लिखना शुरू कीजिए। एक ने कहा न्यूक्लियर वेपन, यस किसी हद तक, लेकिन आप थोड़ा सा एटम लिखते तो रहे, लेकिन एहतशाम आप ये देखिए ना कि न्यूक्लियर वेपन तो वर्ल्ड वॉर 3 में यूज हो गया, 2 में यूज हो गया था, जापान पर गिरा दिया गया था। न्यूक्लियर वेपन भी मैसिव वेपन है, वो भी फायर पावर में ही आता है, गो कि उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा था। राइट, अब हम समझते हैं मिसाइल। चलिए, मिसाइल भी आप कह सकते हैं। अब एक दुनिया में नई नस्ल आई, जाहिर है नई तो है ही, एडवांस शक्ल, जिसे हम कहते हैं 4th जनरेशन वॉर। और जो लोग, यस आई अप्रिशिएट शाहिद, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड बॉय, ग्रुप्स आ गए, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट systems for exploiting, yes Sina, you are right कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स भी आना शुरू हो गए। अब देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि न्यूक बन चुका था। न्यूक सबसे पहले आप जानते हैं कि अमेरिका ने ब्लास्ट किया। अमेरिका के बाद वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद रूस ने सबसे ज्यादा जोर जिस बात पर लगाया, चूंकि रूस ही उस चीज का अहल था और कोई था भी नहीं, जर्मनी टूट चुका था, फ्रांस को बहुत मार पड़ी थी, बर्तानिया बहुत वीक हो चुका था, रूस अपने पांव पे खड़ा था। तो रूस ने क्या किया कि न्यूक्लियर मोनोपोली, ये वर्ड नोट कीजिएगा, हाँ, प्रॉक्सीज फॉर मेजर पावर्स, के न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को, न्यूक्लियर मोनोपोली को, न्यूक्लियर मोनोपोली किसकी थी? जाहिर है अमेरिका की थी। अमेरिका वाज द ओनली न्यूक्लियर पावर। और रशियन बड़े डरते थे कि यार ये तो जब भी चाहे तो ये खत्म कर देंगे। और एक चूंकि ये जंगों की बात है तो तलख बात है, कहते हैं कि चूंकि उस वक्त अमेरिका और रूस मिलकर लड़े थे जर्मनी के खिलाफ, तो अभी वो थोड़ा एलाइज वाला कॉन्सेप्ट था, लेकिन दोनों एक दूसरे से अंदर से एक दूसरे के खिलाफ थे, सिस्टम कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की वजह से। लेकिन फिर भी एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि जापान के अलावा अगर रशिया अमेरिकन मोनोपोली को न्यूट्रलाइज ना करता, तो जैसे ही कोल्ड वॉर जो कि 1946 से ही शुरू हो गई थी, तो अमेरिकन जो है वो रूस को भी सफाई हस्ती से मिटा सकते थे। इसलिए रशियंस ने 1949 में, अगस्त 1949 में उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया था, और जो वो अमेरिकन मोनोपोली थी वो उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दी। मतलब ये ना लिखा करें कि न्यूक्लियर मोनोपोली वाज फिनिश्ड और केम टू एन एंड, और बात है न्यूट्रलाइज करना,
कि जी नहीं, अब आप हम पे अटैक नहीं कर सकते क्योंकि हम भी न्यूक्लियर हो गए। अगली बात अहम है कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है तो दुनिया में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। अब कोल्ड वॉर थी क्या? कोल्ड वॉर रूस और अमेरिका के बीच की जंग थी, आइडियोलॉजीज की जंग थी। आइडियोलॉजीज, दो आइडियोलॉजीज थी कि आप के लिए कोई अजनबी स्टफ नहीं है, आप सीएसएस में ये पढ़ना ही पढ़ना है आपने। रशियंस वर कम्युनिस्ट कि जी अमीर गरीब का फर्क खत्म होना चाहिए, सब लोग बराबर होने चाहिए। और एक काम और बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू हो गया 1949 का जो साल है ना, ये दो चीजों के हवाले से बड़ा अहम है। रशिया ने बॉम्ब न्यूक्लियर ब्लास्ट किया और चाइना में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आ गया, कम्युनिज्म का रेवोल्यूशन आ गया। तो खतरा कौन सी रेवोल्यूशन? चाइना का रेवोल्यूशन, चाइना का आप कह लेंगे कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन इन चाइना। या वरी ना करें, आपको मेरे दीगर लेक्चर्स में कोल्ड वॉर वाला आप लेक्चर सुन लीजिएगा आपको। तो अब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुकी है और वर्ल्ड वॉर के खत्म होते ही जो वॉर स्टार्ट होती है उसका नाम कोल्ड वॉर है। कोल्ड वॉर दो नजरियात की जंग, किनके दरमियान? एक तरफ अमेरिका और उसके इत्तेहादी, दूसरी तरफ रूस और उसके इत्तेहादी। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का मतलब ही ये होता है वॉर विदाउट वेपन। क्या होगा? पर्टिकुलरली कोल्ड बिटवीन द टू राइवल कंट्रीज। राइवल कंट्री कौन कौन से हैं? ये झगड़ा था किसका जी? यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। उस वक्त के रूस को यूएसएसआर कहते थे, ये कैपिटल में लिखते हैं। अब दोनों न्यूक्लियर थे, तो उन्होंने कहा जी फिर, उन्होंने कहा जी आप चलाएंगे हम भी चलाएंगे, उन्होंने कहा दोनों मारे जाएंगे। तो उन्होंने कहा जी कि अब जो नजर आ रहा था, रूस ये कहता था कि मैंने कम्युनिज्म को फैलाना है। सिंपल सी बात है। इसका नाम क्या है जी? कोल्ड वॉर। वॉर ऑफ व्हाट? ऑफ आइडियोलॉजीज। दो नजरियात थे, दो सिस्टम थे गवर्नमेंट के कि जमहूरियत होगी और प्राइवेट लोग बिजनेस करेंगे, कारोबार करेंगे। ये कैपिटलिज्म कहता है। कम्युनिज्म कहता है जी ना, जब प्राइवेट लोग बिजनेस करते हैं, खेती बाड़ी हो या इंडस्ट्री हो, तो अमीर और गरीब का फर्क बहुत बढ़ जाता है। गरीब भूखा मर जाता है और अमीर जो अमीर तर हो जाता है। तो ये तो जी बहुत जुल्म है। तो अमेरिका कहता था जी कि चलें ठीक है, आप अपने यहां अपने ये निजाम ले आए। रूस कहता था ना, मैं क्या करूंगा, मैं इसे एक्सपेंड करूंगा। किसको? कम्युनिज्म को। अमेरिका कहता था मैं इसे कंटेन करूंगा, मैं इसे फैलने नहीं दूंगा। इस लड़ाई का नाम है कोल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होते ये शुरू हो गई। अब जिस तरह मैंने कहा कि फैलाना किसने? रूस ने। रोकना किसने? अमेरिका ने। तो रूस अमेरिका पे अटैक कर देता और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता, लेकिन अमेरिकन को हॉट वॉर से हराया नहीं जा सकता था। क्यों? न्यूक थे उनके पास। न्यूक ने दुनिया की केमिस्ट्री ही बदल दी थी। आप कह लें कि 4th जनरेशन और 5th जनरेशन में दुनिया को लेके आने वाली चीज ही न्यूक है, एक बेसिक रूल।
अब इसी तरह अमेरिकन को चाहिए था कि खतरा रूस से ही था ना, कि इसने दुनिया में फैलाया, तो रूस पे अटैक कर देते। वो आपस में ये उनका काम हो नहीं सकता था। जिस तरह ये शाहद ने लिखा कि अगर दोनों अटैक करते तो म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन थी, दोनों तबाह हो जाते। अच्छा, ये कोल्ड जो वर्ड है ना, कोल्ड, कोल्ड वार, कोल्ड सिर्फ इसी सेंस में थी कि ये डायरेक्ट एक दूसरे पर अटैक को हॉट नहीं करेंगे। आउटसाइड दीज टू कंट्रीज दिस वॉर वॉज हॉट वॉर एज वेल, रादर इट वॉज हॉट ओनली। मिसाल के तौर पे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का झगड़ा था 1952-53, ये 3 साल जंग लड़ी गई। अमेरिका कोई 16 मुल्कों की फौज लेके साउथ कोरिया की सपोर्ट को चला गया। नॉर्थ कोरिया की सपोर्ट को पहले रशिया था, फिर चाइना आ गया। चाइना के आने से जंग का नक्शा बदला था। 5 लाख फौज गई थी चाइना की नॉर्थ कोरिया में लड़ने। बंदे मरे जनाब, उसमें भी कैजुअलिटीज हुई, सिविलियंस भी मरे, फिर स्टेलमेट हो गया और वो झगड़ा वहीं पे खत्म हुआ। जी नॉर्थ नॉर्थ रहेगा, साउथ साउथ रहेगा, ये एक नहीं होगा। हर जगह कम्युनिज्म नहीं आएगा, लेकिन हर जगह कैपिटलिज्म भी नहीं होगा। तो बंदे तो मरे जी वहां पे। फिर ये वॉर कहां लड़ी गई? फिर ये वॉर वियतनाम में लड़ी गई। वियतनाम, अब आपको पता है कि अमेरिका ने अकेले ये जंग 1954 से 75 तक अकेले लड़ी। ऑफिशियल 21 साल अमेरिका वहां लड़ता रहा। तकरीबन 60,000 फौजी मरा अमेरिका का वियतनाम में। उसके ऊपर फिर जितनी जद्दोजहद, जितने मुजाहरे, जितनी कंपेन्स, जितनी एग्नी, वो आप समझते हैं कि अरसा इतना लंबा था। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका वाज स्टिल डिफीटेड। अब अमेरिका के सामने लड़ने के लिए अमेरिका की फौज, जिस तरह मैंने कहा, फिजिकली वहां थी। पहले फ्रांस की वो कॉलोनी थे, फिर अमेरिकन चले गए। अब वियतनाम की फौज, एक फौज तो अमेरिका के साथ थी, जिसे आप कह सकते हैं कि साउथ वियतनाम, चूंकि नॉर्थ जो है वो कम्युनिस्ट हो चुका था और साउथ ना हो, इस चीज की लड़ाई थी। हो ची मिन जो है वो लड़ाई लड़ रहा था। तो दूसरी तरफ अब जो एक मेजर चेंज आती है, यानी जिस बात को आपने अब समझना है, ये सारी बातें मैं आपको हवाले के तौर पे बता रहा था, और आपने इससे वरी नहीं करना कि आपने लेक्चर को फिलहाल सुने, एंजॉय करें, फिर दोबारा सुने। तो चूंकि आइडियाज बहुत ज्यादा हैं, चीजें बहुत ज्यादा हैं, तो आपको 2-3 दफा सुनना पड़ सकता है चीजों को कि क्या क्या था। वो जो मेजर एक चेंज मैं आपको बताने लगा हूं, वो 2 चीजें हैं कि सिविलियन ग्रुप्स एज मिलिटेंट्स, यानी सिविलियंस को ट्रेंड किया गया कि वो जो भी मुल्क अटैक करता है उसके खिलाफ लड़े। नंबर 2 आता है प्रॉक्सी वॉर। सॉरी, PROXY, प्रॉक्सी। अच्छा, ये प्रॉक्सी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आप अपने को बहुत ही करीबी दोस्त की प्रॉक्सी ना क्लास में बोल देते हैं कि ही इज अवे, और अगर आप आवाज निकालने के माहिर हैं तो इफ शी इज अवे, तो आप उसकी भी आवाज निकाल के उसकी प्रॉक्सी बोल देते हैं। सो होना आपके दोस्त को चाहिए था क्लास में, वो तो नहीं था, तो उसकी जगह आपने उसकी क्लास में अटेंडेंस बोल दी। इसी तरह प्रॉक्सी इस तरह है कि वियतनाम के ऊपर अटैक किया था अमेरिका ने,
तो रोकना चाहता था इसे रूस, चूंकि लड़ाई वही थी नजरिए की, तो रूस की जगह लड़ वियतनाम के लोग रहे थे। नॉर्थ वियतनाम की आर्मी, नॉर्थ वियतनाम के सिविलियन ग्रुप्स। अगर आप इसको समझना चाहें कि सिविलियन ग्रुप्स क्या होते हैं, तो आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जब अमेरिका ने अटैक किया हुआ था, तो अफगानिस्तान के खिलाफ जो लड़ते थे वो अफगान मुजाहिदीन लड़ते थे, सिविलियंस। असामा बिन लादेन कौन था? एक सिविलियन था। कहां से आया? सऊदीया से आया। कहां आया? पहले पाकिस्तान आया, फिर अफगानिस्तान गया। अफगानिस्तान में क्या हो रहा था? अफगानिस्तान पर रशिया ने अटैक किया हुआ था। रोक कौन रहा था? अमेरिका। क्योंकि अगर बड़ा एक अटैक कर दे तो बड़ा ही उसको काउंटर करेगा ना। सो ये प्रॉक्सी वॉर किसकी थी? अमेरिका की। लड़ कौन रहा था? मुसलमान ममालिक से आए हुए सिविलियन लोग, जिन्हें हॉली वॉरियर्स और फ्रीडम फाइटर्स कहा था। हॉली वॉरियर्स और फ्रीडम फाइटर्स, ये वो नाम है जो अमेरिकन दिया करते थे। ये जिन्हें हम मुजाहिदीन कहते हैं, जिनको बाद में उन्होंने टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था। सो ये प्रॉक्सी वॉर। अच्छा, यहां पर अमेरिका की प्रॉक्सी कौन लड़ रहा था? पाकिस्तान और मुसलमान ममालिक से आए हुए मुजाहिदीन। वियतनाम में प्रॉक्सी किसकी थी? रूस की। लड़ कौन रहे थे? वियतनाम के लोग, कुछ कंबोडिया और लाओस से भी आ जाते थे। और लड़ किसके खिलाफ रहे थे? अमेरिका के। सो दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर्स प्लस सिविलियंस वर फर्स्ट टाइम यूज्ड। अब जब सिविलियन यूज हुए, जाहिर है फौज भी होती तो आपकी आवाम से ही है, लेकिन वो बकायदा ट्रेन्ड लोग होते हैं। सो रिट ऑफ द गवर्नमेंट खत्म हो गई, या मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट और स्टेट ओवर वॉर केम टू एन एंड। मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान में लड़ाई हो रही है, रूस के खिलाफ हो रही है, तो जो मुख्तलिफ उनके कबाइल हैं, जो कबीला चाहता था वो रूस के खिलाफ जंग को ज्वाइन कर लेता था, जो नहीं चाहता था वो चुप रहता था। सो हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, अगरचे ज्यादातर ग्रुप्स अगेंस्ट हो गए। अब काउंटर में क्या करते थे? काउंटर में रशियन भी किसी ना किसी छोटे मोटे ग्रुप को, पार्टी को अपने साथ मिला लेते थे। जी आप हमारे साथ आ जाए, आप भी लड़े। ये देखिए, हम तो आपके मुल्क को खुशहाली देना चाहते हैं, हमने तो लड़के चले जाना है, मुल्क तो आपका ही है, तो आप रहें। अफगान जो मुजाहिदीन, जो लीडर हैं गुलबदीन हिकमत यार और दूसरे, आप हैरान होंगे कि ये जब अमेरिका जाते थे ना विजिट पे, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट इन्हें व्हाइट हाउस में इनवाइट करता था, रेगन। आज भी तस्वीरें मौजूद है, वो पगड़ियां पहनी हुई हैं मुजाहिदीन के लीडर्स ने, और वो यूएसए के व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद है। और आप ये देखें कितना भयानक खेल है सियासत, कि जैसे ही रूस को शिकस्त होती है उसने उनको आगे बात करते हैं। सो सिविलियंस, मिलिटेंट ग्रुप्स, प्रॉक्सीज। अगली चीज जो फोर्थ जनरेशन का हॉलमार्क है कि सिविलियन पॉपुलेशंस वर अंडर अटैक। हाउ? थ्रू terrorism. Terrorism. Terrorism became a weapon, a technique, a method of waging war. अब आपको शायद हैरानगी होगी कि टेररिज्म कहते ही एक ऐसे अटैक को है
एक ऐसा बारूदी हमला, एक ऐसा हमला कि जिसमें सिविलियन मारे जाए। बाकी तो एक बंदे का हीरो है, एक बंदे का विलन है। मिसाल के तौर पे कश्मीर के अंदर अफगान, खैर वो तो एक वो क्या कह लें कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, वो टेररिज्म में नहीं आती। आप कोई और एक मिसाल ले सकते हैं कि अगर एक जगह एक आर्मी पर वहां के सिविलियन लोग अटैक कर देते हैं तो वो उनकी लड़ाई से अफगान वार की बात आप कर ले, या आजकल अफगानिस्तान में ले ले मिसाल कि जो वहाँ के मकामी तालिबान हैं वो अगर अमेरिकन ट्रूप्स पर हमला कर देते हैं, अमेरिकन उसे दहशतगर्दी कहते हैं। वो कहते हैं जी नहीं, हमने सिविलियन तो नहीं मारे, हमने तो अमेरिकन आर्मी के लोगों को मारा है, तो आर्मी तो यहाँ लड़ने के लिए आई हुई है। सो थोड़ी डिबेट होती है, लेकिन एक बात पर कंसेंसस है, और वो ये कहते हैं कि वो जो सिविलियन है उस मुल्क का, जो न्यूट्रल शहरी है, यानी अफगानिस्तान के अंदर एक बंदा जा रहा है, अब आपको क्या पता कि वो अमेरिकन आर्मी का हामी है कि मुजाहिदीन का हामी है, तो आप उसे क्यों मारते हैं? फिर बिलखसूस बच्चे, औरतें, जिनका इन कामों से लेना देना ही कोई नहीं है, आप उनको भी मारी जा रहे हैं। मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि जब सिविलियंस मारे जाएंगे तो कौम के अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगी, बददिली फैलेगी, और जो उनकी आर्मी जो लड़ भी रही होगी वो अपना मोरल लूज करेगी कि यार देखो, हम जो यहां पर लड़ने के लिए मौजूद हैं, तो पीछे जो हमारे सिविलियन लोग हैं उनको क्यों मारा जा रहा है। सो टेररिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड। एक बड़ी बेसिक सी बात है, अगर आप लोग रिकॉल करें तो इंडियन फिल्मों में भी दिखाते हैं कि एक ग्रुप है, एक दूसरा ग्रुप है, तो उनमें एक कंसेंसस होता है कि औरतों और बच्चों पर जी हमला नहीं किया जाएगा। वो जो अंडरवर्ल्ड के ग्रुप्स वो दिखाते हैं ना, बड़ी बड़ी आंखें लगाई होती हैं, वो स्मगलिंग का काम करते हैं, नशे का काम करते हैं, वो टारगेट किलिंग करते हैं, लेकिन कहते हैं जी हमारा असूल है कि हम औरतों में हमला नहीं करते, हम बच्चों में हमला नहीं करते, एटसेट्रा। लेकिन इस टेररिज्म में अटैक ही उन पर किया गया। सो टेररिस्ट एक्टिविटीज, और टेररिस्ट एक्टिविटीज का जो अल्टीमेट पीक आई है ना, हाँ, अजीत दोवल डॉक्ट्रिन, राइट, जिस तरह आपको अजीत दोवल की वो तकरीर है कि जी अफगानिस्तान के अंदर एक ग्रुप लड़ रहा होता है तो हम क्या करते हैं। अच्छा, इसको बात को ना आप इसे पेड फाइटिंग भी कह सकते हैं। आप एक वर्ड होता है मर्सेनरीज। मर्सेनरीज कौन लोग होते हैं? जो पेड फाइटर होते हैं। आप पैसे देते हैं और फाइटिंग ऑलमोस्ट उनका एक मशगला बन जाता है, या आप कह लें कि एक इकोनॉमिक उनका ना सोर्स ऑफ इनकम बन चुका होता है मर्सेनरीज। आप तो जिस तरह जी दोवल कहता है जी अगर वहां को ग्रुप लड़ रहा होता है, हम उन्हें पैसे देते हैं तो अपने साथ मिला लेते हैं, हम उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च कर देते हैं। आप ये देखें ना, पाकिस्तान में जब हालात बहुत खराब थे तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी सामने आ जाती थी। वो यहाँ पे वो कहते जी आप भी तालिबान है, हालांकि उन्होंने ये नाम चुराया हुआ था, वो हमले करते थे, दहशतगर्दी करते थे। अब होता क्या था? होता ये था कि उनके पास एफएम रेडियो भी होता था, सारा कुछ होता था। खैर वो फिफ्थ जनरेशन वॉर में आता है। फोर्थ में ये था कि वॉर हो रही है, अफगानिस्तान की वॉर है, वियतनाम की वॉर है, सिविलियंस को भी अंडर अटैक किया जाएगा। सिविलियंस भी, अच्छा, अंडर अटैक करने से ज्यादा ये है कि सिविलियंस के जरिए लड़ी जाएगी, सिविलियन से ही ये काम करवाया जाएगा कि जाओ फला जगह पुलिस चौकी है, फला जगह फौजी है, छावनी है, वहां पर अटैक कर दो। और जाहिर बात है उन्हें पेमेंट की जाती थी। कुछ शक्लों में उनके नजरियात की जंग होती थी। जिस तरह अफगान वार में बेसिक एलिमेंट तो ये था कि उन्होंने कहा जी हम कबूल नहीं करते किसी का अटैक जो है, लेकिन फिर भी कोई ना प्रॉक्सी लगा रहा होता है। असलन अब भी जो अफगान मुजाहिदीन है, ये तालिबान हैं, उनको अब भी कोई ना कोई रूस की शक्ल में कोई ना कोई तो असलहा देता है ना, कोई तो पैसा देता है, जिसकी बुनियाद पे वो 19-20 साल होने को आए हैं कि अमेरिका के खिलाफ वो लड़ रहे हैं।
सो ये थी जी फोर्थ जनरेशन वॉर, प्रॉक्सी वॉर, सबसे मेन एलिमेंट। सिविलियन ग्रुप्स, सिविलियन ग्रुप्स विल फाइट अगेंस्ट आर्मीज। कोल्ड वॉर के दौरान ये फोर्थ जनरेशन वॉर लड़ी गई। अच्छा, ये एक तरह से हाइब्रिड वॉर भी है। अब आप हाइब्रिड को समझ लें। हाइब्रिड क्या होती है? हाइब्रिड जिस तरह हाइब्रिड गाड़ी होती है कि आपने एक मुल्क पर डायरेक्ट अटैक भी किया हुआ है सामने से, अंदर से आप उसकी आवाम के अंदर मुनाफरत फैला रहे हैं, एजिटेशन ला रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन ला रहे हैं, प्रोपोगंडा कर रहे हैं, कंपेन चला रहे हैं, उनके लोगों को तोड़ रहे हैं, अपने साथ मिला रहे हैं, वो अपनी आर्मी के खिलाफ अटैक कर रहे हैं। वो मिसाल के तौर पे ईस्ट पाकिस्तान में जो कुछ हुआ था, मुक्ति बाहिनी की शक्ल में इंडिया, रूस ट्रेनिंग देते थे बांग्लादेश के लोगों को, पैसा देते थे, असलहा देते थे। ये बकायदा उनके जो लोग ऑफिसर्स हैं वो ये अब उन्होंने इंटरव्यूज में उनकी ये बातें मौजूद हैं। नामहात तहरीक चला देना, मतलब तहरीक बनती नहीं है, बिला वजह से उसको लाद। तो इस तरह की चीज को फिर आप कहते हैं हाइब्रिड वॉर, कि आपने डायरेक्ट आर्मी को भी अंडर अटैक किया और अंदर से उस मुल्क की पॉपुलेशन को भी, जो मैंने लास्ट टाइम आपको वर्ड बताए थे, डिवाइसिव बनाना, पोलराइज्ड करना, कि अवाम ही दो धड़ों में तकसीम हो जाएं, एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं। एक तरफ लिबरल्स खड़े हों, दूसरी तरफ मजहबी शिद्दत पसंद खड़े हों, वो बिल्कुल ही एक दूसरे के अपोजिट हों, सेंटर ऑफ द रोड वाला चक्कर उनमें से किसी में भी ना हो। सो ईस्ट पाकिस्तान की जो वॉर है 1971 जिसे आप कहते हैं, वो बेसिकली जीती ही इंडिया, रूस, और आप हैरान होंगे अमेरिकन कंसेंट भी उसमें शामिल थी। अमेरिकन अग्री थे कि ठीक है, हमें इतना बड़ा इस्लामिक मुल्क नहीं चाहिए, आप इसे दो टुकड़े कर दें। सो इट वाज अ हाइब्रिड वॉर, हाइब्रिड वॉर 65 की नहीं थी। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि 71 की वॉर कब हो रही है? जब कोल्ड वॉर चल रही है। तो कोल्ड वॉर में फोर्थ जनरेशन वॉर पहले ही सामने आ चुकी थी, पूरी दुनिया में हुई फोर्थ जनरेशन वॉर थी। तो आप 71 की वॉर को फोर्थ जनरेशन वॉर भी कह सकते हैं। यस, बिल्कुल वो फिट केस बनता है फोर्थ जनरेशन वॉर का। बाकी अफगानिस्तान की लड़ाई, वियतनाम की लड़ाई, नॉर्थ कोरिया की लड़ाई, क्यूबा के अंदर लड़ाई, क्यूबा के अंदर फ्यूडल कास्ट्रो लड़ रहा था और उसने इनकलाब जो है वो बर्पा कर दिया था। जब तक रूस रहा और दुनिया क्या रही, बायपोलर, दो पोल थे, एक तरफ रूस, एक तरफ अमेरिका, तो ठीक था काम। अब क्या हुआ कि 1990 तक यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड, यूएसएसआर टूट गया। यूएसएसआर टूट गया तो अमेरिका की मुखालफत खत्म हो गई। अमेरिका की मुखालफत खत्म होगी तो फिर अमेरिका ने दुनिया में क्या किया कि फिर हम 1 मिनट की ब्रेक के बाद आगे चलते हैं, ताकि आपका माइंड दोबारा से एनर्जी पकड़े और अब आपको थोड़ा अंदाजा होना चाहिए कि फिर आगे क्या हुआ होगा, कि दुनिया फिफ्थ जनरेशन वॉर में चली गई। आप लोग सोचिए ये क्या है, इसमें मैं आपको एक कहानी सी तो सुना रहा हूँ, बड़ी एक वॉर की स्टोरी है, वॉर की हिस्ट्री है जो हम पढ़ रहे हैं कि वॉर में क्या होता है। तो इसको जरा सोचिए 1 मिनट की ब्रेक के बाद इसको, और आपके जेहन में क्या आता है उसको बोलिए। जी, तो अब आपके ख्याल में क्या ऐसा हुआ होगा? उम्मे फरवा, गुड शॉट। साइबर वॉरफेयर, वेरी गुड। कोई और?
एक तो साइबर वॉर आ गई, और क्या हुआ? शाबाश, गेस कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, आपका एनर्जी बढ़ेगी। नरेटिव, वेरी गुड शाहिद, आई एम इम्प्रेस्ड बॉय। नजरियात, नासिर जफर, वेरी गुड, वेरी गुड नासिर अशरफ, बिल्कुल ठीक पॉइंट है आपका। जुबैर, वेरी गुड। सॉफ्ट पावर आ गई जी, नो हार्ड पावर बट सॉफ्ट पावर। अच्छा जुबैर, आप यूं कर ले कि मोर सॉफ्ट देन हार्ड पावर, क्योंकि हार्ड पावर भी रहती है इसमें, अटैक वगैरह किए जाते हैं। गुड, जी सर। गुड, वेरी गुड। इंटरफिरेंस, पॉलिटिकल, ऑल एंड एवरी टाइम, ठीक। सुनिए जी, अब हम इतनी मेहनत के बाद उस पॉइंट पे पहुंचे हैं जिसको हमने कहा था कि एक बड़ा रोमांटिक सा टॉपिक है, लोग इसके रोमांस में मुब्तला होते हैं, नरगिसियत में। हाँ यस अजमत मीडिया के फिफ्थ जनरेशन वॉर क्या होती है। तो अब आपको बड़ा बखूबी अंदाजा हो गया होगा कि अगर हम पहली 4 नस्लें ना पढ़ते तो हम फिफ्थ जनरेशन वॉर को नहीं समझ सकते थे, राइट? होप यू एग्री। अब आती है फिफ्थ जनरेशन वॉर। फिफ्थ जनरेशन वॉर के लिए सबसे पहली चीज है जिसे हम वन वर्ड कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ शायद आपने मेरी ही डेफिनेशन बयान कर दी कि हार्ड टू अंडरस्टैंड, हार्डर टू फाइट। सबसे पहली चीज जो फिफ्थ जनरेशन वॉर है, इसके मतलब ये यार किसका स्पीकर खुल गया? फिफ्थ जनरेशन वॉर अनअनाउंस्ड होती है। पहली वाली जंगों में कोई जंग नजर गैर लानिया नहीं थी। अनअनाउंस्ड, अनरेस्ट्रिक्टेड, कोई चीज नहीं छोड़नी। और सबसे बड़ा जो इसका भयानक चेहरा है ना, वो कहते हैं हुएवर, जो भी है, वेर एवर, वेन एवर, जहां भी, जब भी, वट एवर, और जितना भी अंडर अटैक लाया जा सकता है उसे अंडर अटैक कर ले। बच्चों को आपने किसी तरह से ऐसे काम पे लगाना है कि पूरी कौम परेशान हो जाए। आप ये समझते हैं जी इस कौम के अंदर अगर हम नशा ही फैला देना तो ये कौम मर जाएगी। आप ये समझते हैं जी इस कौम के अंदर फिरका वारियत को हवा दे दो, ये आपस में लड़ना शुरू हो जाए। अब आपको चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। आपको लगेगा कि यार ये कौम जो है ना, ये उम्मत अपने नबी पाक से, अपने मजहब से बहुत प्यार करती है, अमल नहीं करती खुद, लेकिन उनकी शान पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करती। तो क्या करेंगे वो? कोई ना कोई कमबख्त वो घटिया हरकत कर देंगे जी, हम कार्टून बनाएंगे, हमको खाका बनाएंगे, कोई किताब लिखवा दी। आपको याद होगा वो सलमान रुश्दी था, एक बांग्लादेश की खतून थी तस्लीमा नसरीन गालिबन। क्या है जी, वो नबी पाक की शान में कोई ना कोई गुस्ताखी क्रिएट कर दी, कोई नया फिरका पैदा कर दिया। मैं बड़ा एक मीनिंगफुल वर्ड कहने लगा हूं, आई एम सॉरी अगर आप में से किसी का अकीदा हो, कोई नया मजहब खड़ा कर दिया, जस्ट लाइक कादियानी। आप लोग खत्म नबूवत की बात करते हैं, बताते हैं लोगों को, लेकिन आप आई विश कि आप इसको कभी स्टडी भी किया करें कि ये हुआ कैसे था। ये सारी स्टडी इजराइलीज ने की थी। स्टडी करके
यानी कुरान पाक, हदीस, इस्लामिक जो नजरिया था उसको सारा स्टडी करके बकायदा लोग बैठा के तो देखा गया कि इसमें कहां पर क्या फितना हम खड़ा कर सकते हैं। तो उन्होंने वो सारी स्टडी करके तो उस मिर्जा को दे दी और उसे कहा कि ये तुम क्लेम कर दो। एंड ही डिड दिस। ये उसका अपना नहीं था, नो, ये टाइम बताएगा। या आप कुछ चीजों को आपको स्टडी करना पड़ता है, लाइक आई हैव स्टडीड इट। मिसाल के तौर पे मोदी जाता है इजराइल। मोदी इजराइल जब गया तो वहां पर जो कादियानियों का वो लीडर था, मकामी, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, खलीफा या जो भी कहते हैं, उसकी बारी जब आई ना मोदी से हैंडशेक करने की, तो 35 से 40 सेकंड का उसका हैंडशेक है एक दूसरे के साथ। और वो आज भी वीडियो मौजूद है। वो जो आगे वो कादियानियों का रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है, वो कहता है दिस इज हॉली प्लेस, देयर इज पीस एवरीवेयर। अब वो पीस एवरीवेयर कहां कह रहा है? अल्लाह की शान है, इजराइल में। कहता है यहां अमन ही अमन है। यानी वो मुल्क जिसको पूरे का पूरा रिलेशन कल्टीवेट करते हुए जो है वो कई वेस्टर्न कंट्रीज कतराते हैं, वो कह रहे हैं दिस इज पीस। फिर आप ये देखिए कि अगर एक लम्हे के लिए माना जाए कि ये एक फिरका है, तो पाकिस्तान में बाकी फिरके भी तो आपस में लड़ते हैं। सिर्फ इसी फिरके को बरतानिया में पनाह क्यों दी गई है? पूरा एक टाउन की जितनी जगह दी गई है बरतानिया के अंदर, जहां पर ये कादियानियों का जो भी वो खलीफा वक्त है, नौज बिल्ला जो भी है, वो बैठता है। उसका प्रोटोकॉल देखें, उसका सरमाया देखें। वो दुनिया के जब दीगर मुल्कों में जाता है, कनाडा जाए, जर्मनी जाए, फ्रांस जाए, न्यूजीलैंड जाए, पार्लियामेंट तक उसकी एक्सेस होती है। तो आपका ख्याल है ये वैसे ही हो जाती है? नहीं, इसके पीछे पावर्स होती हैं, इसके पीछे एलिमेंट्स होते हैं। सो आपके अंदर एक हिजान पैदा करना, आपके अंदर एक चपकलश पैदा करना। अब जाहिर है जब ये वो उसी तरह का नाम रखते हैं, वही कलमा कहते हैं, तो फिर जाहिर है मतलब सॉरी टू से फिर फ्रस्ट्रेशन तो होती है ना, यार ये क्या है, ये कोई हवाला नहीं मिलता, कोई चीज नहीं मिलती। अच्छा, फिर वो जो बंदा जिससे उन्होंने दावा करवाया उसके आप फैमिली के हालात देखें। बाय चांस मेरे फोर फादर्स उस इलाके से हैं, तो क्योंकि वो उसके हालात जानते थे सारे शुरू के कि वो किस कमाश का आदमी था, तो वो बड़ा फिर अफसोस होता है, बड़ा बंदा फ्रस्ट्रेट होता है कि यार ये क्या है। तो मकसद क्या है कि मुसलमानों को फ्रस्ट्रेट करना, उनके अंदर एक डीमोरलाइज वाले कुछ एलिमेंट। फिर जिस तरह मैंने कहा नबी पाक की शान में गुस्ताखी करवाना। फिर आपको याद होगा, अब जाहिर है बात तो पूरी दिलेरी से करनी पड़ती है, पूरा सच। आपको याद होगा हसन निसार ने एक दफा ना एक फिक्रा बोला था, जिस पर मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूं कि लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया। तो उसने कहा था अल्लामा इकबाल एक लोकल लेवल का शायर है, अगर आप लोगों को याद हो। अब ये ऐसे लोग फिक्रे खुद नहीं बोलते, ये वैसे एजेंडा आता है कि जी ये कुछ बोल दें, और ये पेड लोग होते हैं, ये पेड होते हैं। मसलन तो हाँ बुलवाया जाता है हाफिज। अच्छा, होता क्या है, मैं एक जगह ये लेक्चर दे रहा था, तो जाहिर है कुछ ना कुछ वो जो ओपन फोरम होते हैं वहां लोग आए होते हैं मुख्तलिफ लॉबियों के। तो वो एक बंदा कहने लगा जी आपके पास क्या सबूत है कि जी इनको पकड़ क्यों नहीं लेती है आपकी एजेंसी? मैंने कहा जी पकड़ना तकरीबन नामुमकिन होता है। होता ये है, मसलन अगर एक बंदा उनके झंडे पे चढ़ गया, अल्लाह ना करे अगर मैं चढ़ गया हूं, तो मुझे कहेंगे अच्छा जी प्रोफेसर तुम अमेरिका आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, आपके यहाँ लेक्चर है। अच्छा, अपरेंटली मैं लेक्चर दे रहा हूँ, वो लेक्चर एक का मुआवजा ही वो इतना दे देते हैं बंदे को कि वो बंदा फिर इंटेंशनली, जाहिर है बंद तो प्रोस्टिट्यूट ही जाता है, मतलब आप झूठ बोल रहे हैं,
अपने मुल्क से, अपनी कौम से, अपने मजहब से आप गद्दारी कर रहे होते हैं, तो ये बिला वजह नहीं होता, आपको समझना पड़ता है कि अच्छा यार इनके पीछे कोई है। मिसाल के तौर पे ये अभी औरत मार्च है, आप ठीक है, आप औरत की तालीम, वरासत में हक, उसकी अदालत, उनका तलीमी अदारा, उनके लिए मेडिकल सेंटर, हर मुइशत की बात भी करें, लेकिन वो क्या बात हुई कि जी वो अगर आप डांस करेंगे, सड़कों पे जाके नाचेंगे तो ही आपको हकूक मिलेंगे। तो फिर वो जो मैंने आपको समझाया था ना बाइपोलैरिटी, कि आप ना उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, यानी नाम आप देंगे कि जी हम औरतों के हकूक की बात करेंगे, मैं भी कहूंगा यार बड़ी अच्छी बात है यार, होनी चाहिए हकूक, बहुत बहुत ज्यादा वायलेटेड है, लेकिन यार ये हकूक देने का कौन सा तरीका है कि आप उसे तलाक देने के तरीके सिखा रहे हैं। इट विल टेक बिट लॉन्गर, लेकिन मैं आपको ये पूरा ना समझा के जाऊंगा आज। अच्छा फिर देखिए, ये चूंकि इसमें ना आप हैरान होंगे कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एक बहुत बड़ा वेपन होते हैं फिफ्थ जनरेशन वॉर में, खासतौर पे पॉलिटिकल साइंस के, सोशियोलॉजी के, इकोनॉमिक्स के, मीडिया स्टडीज के, कल्चरल स्टडीज के। तो वो लोग जो है ना उनको टारगेट किया जाता है। अच्छा अब आप कहेंगे सर प्रोफेसर क्यों? इसलिए कि आपकी कौम की जो माइंड मैपिंग है वो प्रोफेसरों के जरिए तो होती है। जो बंदा यूनिवर्सिटी गया ही नहीं, अभी हार्डली कॉलेज गया, उसका क्या नजरिया उसको नहीं पता, वो बस ठीक है। अब नजरियात खुलते हैं, अफकार खुलते हैं यूनिवर्सिटियों में जाके। अच्छा फिर वो हंट करते हैं, देखते हैं कि अच्छा यार ये बंदा थोड़ा लिबरल है, पैंट शर्ट पहनी हुई है, तो उसको फिर ना वो तरीकों से मैनेज। मसला अमेरिकन क्या करते हैं, अमेरिकन क्या करते हैं कि पाकिस्तानी प्रोफेसरों को ना अच्छा ये मैं आपको मिसाल आपके समझने के लिए दे रहा हूं, जरूरी नहीं कि ये सारा लिखने में काम आए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अच्छा वो प्रोफेसर, हाँ जी गर्मियों की छुट्टियां हैं, हम आपको ना 6 हफ्ते के लिए अमेरिका बुलाना चाहते हैं। ठीक है जी, क्या करना है जी? हम आपको ना अब हमारा एजुकेशन सिस्टम समझाएंगे। वो बंदा वहां जाएगा, वो 10 15 20 यूनिवर्सिटियां फिरेगा, कुछ शहर फिरेगा, उसको टिकट दी जाएगी, उसको रहाइश दी जाएगी, और वापसी पर हो सकता है उसे $4-5 हज़ार दे दिए जाएंगे। इसको कहते हैं टू अमेरिकनाइज द माइंड्स, वेस्टर्नाइज द माइंड्स। अब ये देखें जी, उन्होंने ह्यूमन जो जुबिलते हैं, जो सरिश्ते हैं हमारी, उन पर रिसर्च की होती है, और उनको पता है भाई मुईशत सबसे बड़ी हकीकत होती है। मैंने अभी आपसे बात की ये कादियानियत की, तो कादियानी अभी भी कभी भी खाते पीते चलते फिरते बंदे को नहीं बहका पाते। ये जब भी टारगेट करते हैं, इन्होंने अपने लोगों को इंस्ट्रक्शन दी होती है यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, मोहल्लों में, कि वो गरीब आदमी देखो जो मजबूर है, जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, दवाई के पैसे नहीं है, किसी की अगर डेथ होगी उसको जाकर कुछ पैसे दे आओ, उसकी मदद कर आओ। अब ये भी देखें डियर फेलोज, आपको समझना पड़ेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत तो रोटी होती है ना। तो बंदा फिर वो कुछ ना कुछ, यानी वो जिसे पंजाबी में कहते हैं उसे पोला करते हैं, इससे आहिस्ता आहिस्ता इसको सॉफ्ट करो, तो फिर उसको जो है ना वो टारगेट करते हैं। अब ये यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को अगर उसके दिमाग को आपने पलटा दिया, अब उनके जेहन में होता है यार इसने 25 30 35 साल पढ़ाना है, 35 सालों में साल का 100 स्टूडेंट इसके हाथों से अगर निकला तो 3500 बंदा का जेहन तो ये खराब करेगा, उसको वेस्टर्नाइज करेगा, उसको अमेरिकनाइज्ड करेगा, उसको रशियनाइज्ड करेगा। अब चाइनीज आ गए, तो डिपेंड करता है कि आप क्या उस पर जंग मुसल्लत करना चाहते हैं। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूं, चाइनीज जो हैं दे आर अथीस्ट पीपल, उनका कोई मजहब नहीं है। आप समझ लें 90% लोगों का कोई मजहब नहीं है। आज से तकरीबन 10 12 हो सकता है 15 साल पहले चाइना के लड़के लड़कियों ने मिलकर हमारे नबी पाक की शान में वो एक कलमात, नातिया कलमात जो है वो पढ़े। वो वीडियो बड़ी वायरल हुई। जाहिर है हम उसको बड़ा सादत समझ के सुनते हैं,
देखते हैं मकसद क्या था। मकसद ये था कि देखो यार, चाइनीज जो हैं उन्होंने हमारे नबी पाक की शान बयान की है, सो वी शुड बी हैविंग अ सॉफ्ट हैंड फॉर अ सॉफ्ट हार्ट फॉर देम। और लाजमी बात है, होता है कि यार ये देखो, एक तरफ ये कमबख्त यूरोपियन है, कभी औज़ुबिल्लाह वो, मतलब मैं एक वेस्टर्न प्रोफेसर को पूछा, मैंने कहा यार आपको ये हरकतें करके क्या मिलता है इसमें से। मैंने कहा से खुदा ना खास्ता आपको इस्लाम के मुआशी निज़ाम पर, सियासी निज़ाम पर, किसी निज़ाम पर कोई आप समझते हैं कि जी आपके लिए वो चीज मुनासिब नहीं है, आप उसको चले क्रिटिसाइज कर ले, एक हदूद और कयूद। मैंने कहा मैं आपके बाप का कार्टून बनाऊं तो आपको अच्छा लगेगा? तो आपको पता है कि यार वो हमारे प्रॉफिट है, तो ये वो फिर वो आगे से बड़ी जुबानी सी बात में उसको दोहराना नहीं चाहता। तो उनको भी पता होता है कि उनको कुछ नहीं मिलना, ना कोई एकेडमिक है, कुछ है, सिर्फ क्या है, मुसलमानों के अंदर हिजान पैदा करना, एक तलखी पैदा करना। तो अब चाइना की जो मिसाल मैंने दी, उन्होंने उस चीज को बैलेंस किया कि यार अब हम इस मुल्क के साथ रिलेशन बनाने जा रहे हैं तो अच्छा यार देखो इस कौम के अंदर क्या को खास जज्बा मौजूद है। तो फिर उसको कहते हैं डेफाइड पर्सनैलिटीज, डिग्निफाइड पर्सनैलिटीज, कि जिन ऐसी हस्तियां, ऐसी शख्सियात कौमी या मजहबी कि जिनके ऊपर ये बहुत अटैच्ड है, तो फिर उनके साथ या वो भी अपनी अटैचमेंट शो करेंगे, उनको वो भी इज्जत देंगे, हमारे दिल में भी इज्जत आएगी। जिन्होंने हमें खराब करना है, जिन्होंने हमारे अंदर इंतशार, जाहिर है जब इस तरह की हरकत होती है तो बंदा एक ज़हनी कर्ब में तो मुब्तला होता है ना कि यार हम इनके खिलाफ कुछ ऐसा नहीं करते तो ये क्यों करते हैं। तो उनका होता है कि आपको अंदर से तोड़ा जाए, आपके अंदर एक तफरीक पैदा की जाए। बड़ी माजरत के साथ अगर आप में से उनका कोई फॉलोअर, एक हमारा प्रोफेसर है हूद है, तो वो हूद भाई, लेकिन वो बाजुकात बहुत माजरत बड़ी बेहुदा बात कर जाते हैं। मसलन पाकिस्तान बना 73 ईयर्स हो गए, उस वक्त जमानो मकान के हवाले से दो कौमी नजरिया एक यूनिवर्सल ट्रूथ था। मतलब मुसलमान ही क्रिटिसाइज है, मुसलमान ही अंडर अटैक होते थे, पे गोरों ने किया हुआ था, उसके बाद हिंदू करने जा रहे। अब वो आगे क्या बोलेगा कि अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो दो कौमी नजरिया छोड़ना होगा। अच्छा, पहली बात तो हमने दो कौमी नजरिए पे अमल कहां किया है? हमने तो अभी एक नारा ही रखा है ना, वो भाई तरक्की होगी तालीम से, तरक्की होगी इंसाफ से, तरक्की होगी पावर रिसोर्सेज के आने से, बिजली सस्ती होने उनसे, अमनो अमान होने से। इसमें दो कौमी नजरिया कहां से आ गया? तो मकसद क्या है? इरिटेट करना। और आप कभी भी उसके नीचे जिन लोगों ने अप्रिशिएट किया होगा उनके कमेंट्स पढ़ सकते हैं, वो इसी लॉबी के लोग होंगे, फिर वो अपनी मुखालफत को उधर की सपोर्ट। सोशल मीडिया है आपका, मसलन आपका मेन मीडिया है, आपका मेन मीडिया क्या करेगा? मसलन अपने ड्रामास को देखें। अब ड्रामे आपके ज्यादातर क्या होते हैं कि एक खातून है, उसका एक शादी से पहले मुआशका था, ये एक साहब है, शादी होगी, शादी के बाद एक दूसरा मुआशका है, बड़ा बंगला है, गाड़ियां हैं, मोबाइल फोन है। अब पाकिस्तान के अंदर इस तरह की टोटल क्लास 5% है। माँ बेटे की मोहब्बत नहीं होती, बहन भाई की मोहब्बत नहीं होती। यहाँ कितनी स्टोरियां ऐसी हैं यहाँ पर बहनें अपने भाइयों के लिए जान दे देती हैं, भाई अपनी बहनों के लिए जान दे देते हैं। अब आप खुद फैसला कीजिए कि आपने कितने ड्रामे ऐसे देखे हैं कि जिन्होंने आपको ये दर्स दिया हो कि यार सादगी में भी खुशी है, कि यार खालिस खुराक हो, बेशक आप देसी घी लगा के रोटी पे अचार, लेकिन नहीं, अब वो बड़ी गाड़ियां, बड़े बंगले, बड़े मोबाइल, ज्यादा मोबाइल, मुआशके क्या है, वो कौम को ज़हनी तौर पर मजजूब करते हैं। फिर वो ड्रामे इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि लोगों के, मसलन वैसे तो मीर शकील और मान साहब गिरफ्तार हैं आजकल, मतलब जियो पे आप बैठे हैं, 9 बजे की खबरें देख रहे हैं, खबर आएगी बर्रे सगीर के नामवर मौसीकार का आज 50वां जन्मदिन, आज 100। ओ भाई होगा,
टीपू सुल्तान की बर्थडे तो नहीं आप दिखाते कि उस बंदे ने अंग्रेजों के खिलाफ वो कैसा लड़ा था। ये वो फलां मौसीकार, मद बरी धुने और वो फलां और फलां। सो ये ऐसे नहीं हो रहा होता, ये किया जा रहा होता है, ये एजेंडा कहीं से आ रहा होता है। अब वो एजेंडा थ्रू एनजीओस, थ्रू मीडिया पर्सन्स, थ्रू प्रोफेसर्स, थ्रू राइटर्स, थ्रू सिंगर्स। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूं, ये क्लोजली मेरी बात को खास तौर पे बॉय सुनिएगा। पाकिस्तान में ना ये स्टेज ड्रामा बड़ा पॉपुलर हो गया लोगों के अंदर। तो उन कमबख्तों ने क्या किया, उन्होंने ये किया कि उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता फहाशी दाखिल कर दी। मतलब आप जुगत लगा रहे हैं, हम मजाक कर रहे हैं, लतीफा सुनाएं, लेकिन आप बहन, बेटी, इसकी माँ, इसकी वो, यार ये क्या तरीका हुआ। उससे क्या हुआ ये कि वो गाली गलूच वाली जुगत जो है वो ज़बाने ज़दे आम आ गई। बात तो मजाक की थी, लेकिन मैं हंसा। अब उसके अंदर बहन का रिश्ता मौजूद है, मां का रिश्ता मौजूद है, बीवी का रिश्ता मौजूद है। तो ये फिर मैं एक बहुत बड़े कॉमेडियन है, उनके साथ एक प्रोग्राम में बैठा था, मैंने उनसे पूछा, तो आप यकीन कीजिएगा उसने मेरे घुटनों को हाथ लगा के कहा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये इन चीजों पर बकायदा हमें इंस्ट्रक्ट किया जाता था। सो अब इवेंचुअली क्या हुआ है, हालांकि उनकी ऑडियंस कम हुई है, मतलब अब खवातीन नहीं जाती उसमें ड्रामा देखने, कोई जा ही नहीं सकता, कोई बंदा किसी को ले जा ही नहीं सकता, दो मियां बीवी नहीं जा सकते, इतनी वल्गैरिटी होती है। सो थ्रू मीडिया इन ऑल फॉर्म्स, न्यूज कंटेंट, स्पोर्ट्स मैच, आप आकिल बालिग लोग हैं, T20 का मैच है, देख रही है, पूरी फैमिली देख रही है, चौका छक्का तो भाई लगेगा लगेगा, तो जब चौका छक्का लगेगा तो लड़कियां आ जाएंगी नाचने वाली। अब दादा अबू बैठे हुए हैं, साथ पोता पोती बैठी हुई, तो एम्बैरस तो फील करेंगे। तो आप ये ना समझे कि ये ऐसे ही हो गया है, ये सब कुछ किया जा रहा होता है, उन्हें पता होता है कि हम किसी न किसी तरीके से इनके घर के अंदर दाखिल होना है। फिर आपकी जो पॉलिटिकल एलीट है उसको खरीदा जाता है, इसको वो कहते हैं पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूशंस। एक लीडर आ गया, आपकी मर्जी का था, आपकी उससे उससे मुकमुका हो गया और उसको कहा कि हम आपको टका के कर्जा देंगे, तो आपने आगे खा पी जाना है, वो खा पी जाएगा। हाँ यस, वाजिद अली, फैमिली सिस्टम एक टारगेट है उनका। पाकिस्तान जैसे मुआशरों में फैमिली सिस्टम और एजुकेशन, सॉरी रिलीजन, ये दो चीजें टारगेट है। रिलीजन को उन्होंने ज्यादा नुकसान फिरका वारियत से पहुंचाया। अब वो क्या बात कर रहा था मैं, नहीं स्टेज ड्रामे से हम आगे, हाँ कर्जा जब दे दिया, अब कर्जा चुकता तो अगली गवर्नमेंट ने करना है। आपको पता है इस वक्त आप फौज के खिलाफ बोल तो लेते हैं कि फौज बजट का, फौज को जो डिफेंस बजट हमारा जाता है वो 18% है टोटल बजट का। हमारे बजट का 40% कर्जों की अदायगी पे जा रहा है। तो खा कौन गया, पहले एक हुकूमत फिर दूसरी हुकूमत। तो यहां अब जंग लगाने की जरूरत ही नहीं है, लोग खुदकुशी से मरते रहेंगे, लोग तालीम से महरूम रहेंगे, लोग सेहत से महरूम रहेंगे, लोगों की सेहत खराब हो जाएगी, बीमारियां फैल जाएंगी। दिस इज फिफ्थ जनरेशन वॉर। उनका मकसद ही ये मार खप जाए, ये क्राइसिस का शिकार रहे। सो सिर्फ फौज नहीं, अच्छा इसमें सिविलियन ज्यादा अंडर अटैक है। अच्छा फिर फौज और आपकी आवाम के दरमियान एक डिफरेंस पैदा करना, ठीक है हम मुशर्रफ के खिलाफ हैं, वो डिक्टेटर था, अगर कोई एक्सटेंशन भी ली है भाजपा साहब ने तो उसमें भी कौम ने कोई खुशी का इजहार नहीं किया। लेकिन अगर आप ये कहें कि आपकी फौज लड़ती नहीं है, आपकी फौज में सलाहियत नहीं है, ये बात मानने वाली नहीं है। आपको पता होना चाहिए मेजर जनरल रैंक के आपके दो लोग मारे गए थे फिफ्थ जनरेशन वॉर में, एक वो मेडिकल कोर का था और एक जनरल न्याजी था। फिर आपकी ये जो फौज लड़ी है और आपकी एजेंसियां जो लड़ी हैं, इसमें जो होती है ना रेशो ऑफिसर और सोल्जर रेशो, ये दुनिया की सबसे यूनिक रेशो है, दुनिया में कहीं ऐसे नहीं होता।
कि सोल्जर के साथ इतने ऑफिसर भी अपनी जान से जाए। सो 5th जनरेशन वार, और ये पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई फिरका वारियत, फिर आपके अंदर ग्रुप्स फायर किए गए थ्रू इंडिया, ब्लैक वाटर्स आ गए, ईरान से आपके रिलेशन खराब हो गए, ईरान ने एक स्टेटमेंट दी तो अहले तशी खिलाफ हो गए, इंडियन लॉबी यहाँ मौजूद है, लिखने वालों में, बोलने वालों में, मैं तो सब कुछ देखता हूँ भी, वास्ता पड़ता है, 10 मिनट लगते हैं, बंदा एक्सपोज हो जाता है, पता चल जाता है ये कहाँ से बोल रहा है। आपके यहाँ बहुत बड़ा ग्रुप है मीडिया में जो इंडियन लॉबी से खराजे तहसीन लेता है जी, वो कभी उनका चक्कर लग जाता है, वो उससे कहते हैं कुपी ग्रुप, उनको मशरूब मगरब देते हैं, टिकट शिकट देते हैं, याशियां कराते हैं, बड़ी बड़ी जगह दिखाते हैं, वो आके एक ही नारा लगा रहे हो इंडिया बड़ी तरक्की कर गया, बड़ी तरक्की कर गया, बड़ी तरक्की कर गया। वो जब बाबा उनका फैक्ट्स एंड फिगर्स पढ़ते हैं तो पता चलता है नहीं यार, वहां भी हालात हमारे से शायद ज्यादा ही खराब है। सो 5th जनरेशन वॉर जहनों की लड़ाई है, नजरियात की लड़ाई है, अफकार की लड़ाई है, और आपको पता नहीं है कि आप उसका शिकार हो गए हैं। आप इंटरनेट पे बैठे हैं, अब अभी लेक्चर सुन रहे थे, तो कोई भी एक गैर मुनासिब, और अगर आप इजाजत दे तो बेहुदा सी साइट का एडवर्टीजमेंट आपके सामने से गुजर जाएगा। आप अगर आपका पाँव स्लिप हो गया, आप उधर को चले गए, तो फिर आप वही काम करेंगे, फिर आप वो दोस्तियां ही ऑनलाइन कर रहे होंगे, फिर आप पढ़ाई कहां से करेंगे। ये फ्री है जी, ये फ्री है जी, आपके व्हाट्सएप पे। मैं एक आखिरी मिसाल आपको दे देता हूँ, मैं फेसबुक का बहुत अक्यूट यूजर हूं, मेरा काम है, मैं लिखता हूं, बोलता हूं। एक दिन मैं उठा तो एक बहुत ही बेहुदा ग्रुप, और उसके मैंने 2 पेजेस का उन्होंने मुझे एडमिन बनाया हुआ। अब मेरा ये होता है कि मेरा पासवर्ड लगा होता है, किसी कुलीग को कहा, किसी एम्प्लॉय को कहा कि यार वो ऑन करना, वहां देखना कि वो कमेंट आया होगा तो वो उसको शेयर कर दो। अब वो जब वो सर्वे करते हैं फेसबुक वाले, मैंने उनको कहा है, उस पर जाके रिपोर्ट करने की कोशिश की है, मैं उसमें से निकल नहीं सकता। अब क्या पता, वो कहते हैं जी उनका ये मकसद है कि कभी तो इस बंदे का ज़हन इधर को आ जाएगा, तो ये क्या इस काम में लगा रहता है, हम इसको इस काम पे क्यों ना लगाएं। सो 5th जनरेशन वॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वॉर है। सोशल मीडिया पर मैं आपसे थोड़ा कहा था कि टाइम ज्यादा लूंगा। मसला आपने देखा होगा कि जब अभी ये एंड्रॉयड फोन नहीं आए थे ना, तो बाज औकात ना मैसेज ऐसा कमाल का आता था कि बंदा उसे शेयर करने पे मजबूर हो जाता था। वो बाद में पता ये चला कि उन्होंने बकायदा लोग हायर किए हुए हैं जिनसे कहा है कि वो ऐसे मैसेज बनाए कि लोग उसको आगे शेयर करें, यानी उनके लोग बैठे होते थे बकायदा। फिर आप ये देखिए कि जो आपका कंटेंट चल रहा होता है एडवर्टीजमेंट की शक्ल में, उसमें भी बड़े अजीबोगरीब मैसेज होते हैं, यानी किसी ना किसी तरीके से अनकॉन्शियसली आप उसका शिकार हो रहे होते हैं, आपको कोई पता नहीं कि कब किस वक्त वो किसी और बहर में लहर में आपको ले जाए। आप फेसबुक पे रहते हैं, कितना अनवांटेड स्टफ आपके सामने से गुजरता है। बकायदा लोग बिठाए होते हैं उन्होंने, सोशल मीडिया की टीम्स होती हैं जिसे साइबर फोर्स कहा जाता है, इसीलिए इसको साइबर वॉर भी कहा जाता है। एक दफा सोनिया गांधी ने एक बयान दिया था कि हमने पाकिस्तान को सकाफती तौर पर यानी कल्चरल वॉर में डिफीट दे दी है। तो उसका आर्ग्यूमेंट, फिर ये काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आया था, उन्होंने कहा जी पहले आप इसका शिकार खुद हुए हैं, क्योंकि ये आपका कल्चर भी नहीं है, क्योंकि चाहे वो हिंदू पॉपुलेशन है लेकिन मशरक का एक अपना कल्चर भी तो है ना, जो बिला तमीज मजहब चलता है, यानी शर्मो यहाँ का कल्चर हिंदुओं में भी है, सिखों में भी है, पारसियों में भी है, बुद्धिस्टों में भी है, चूंकि वो इस इलाके से हैं, और मजहब तो कोई भी बेहूदगी का दर्ज नहीं देता। सो इसका मतलब ये था कि उन्होंने पाकिस्तान को शिकस्त देने के लिए पहले अपनी कौम, अपनी अवाम को शिकस्त दे ली। सो दिस इज 5th जनरेशन वॉर, अनअनाउंस्ड, अनरेस्ट्रिक्टेड, whoever, wherever, whenever could be under attack, do it. Economy, society, religion, family system, youth, old, middle age, men, women, whatever. नशा फैला सकते हो फैला दो, फिरका वारियत फैला सकते हो फैला दो, तलीमी निजाम तबाह करना है कर दो,
अब जिस मुल्क के तलीमी निजाम के ऊपर ही वो पांव रख देंगे, उस कौम ने कहां से उठना है? सिंपल सिली। ये आपकी यूनिवर्सिटियों के अंदर ऐसी मजहबी तंजीमें वो घुसेड़ देते हैं जो बस वो इस्लाम के नाम पे लोगों को मारते रहते हैं। फिर अब ये तो मेरे देखने की चीज है, मतलब आप ये देखें ना, ये यूनिवर्सिटियों के अंदर ये लड़कियों का मिलना जुलना, ये लड़कियां जिस तरह की ड्रेसिंग करती हैं, लड़के भी जिस, मतलब आप स्टूडेंट हैं, साफ सुथरे सिंपल से कपड़े, अच्छी सी शर्ट पहने, टाई लगाएं, जाएं। वो अजीब अजीब शर्टें हैं, कभी शर्ट पीछे से ऊपर हो जाती, कभी आगे से ऊपर हो जाती, गिरेबान खुला हुआ है। यार ये किस काम में? आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की एक पहचान होती है, उसके अंदर एक मतलब एक डिग्निटी नजर आनी चाहिए, पता चलना चाहिए स्टूडेंट आया। बीबियां तो पता चलता है पता नहीं मीना बाजार पे आई हुई है, यूनिवर्सिटी आई नहीं हुई। तो फिर आपका जो मोबाइल है, मोबाइल के जरिए ऐसी तबाही है कि आप यू कैन वेल इमेजिन। सो दिस वाज 5th जनरेशन वॉर। और एक ना सांजू, चाइना का वॉर स्कॉलर है, आर्ट ऑफ वॉर उसकी किताब है, तो उसने की एक बात बड़ी 2500 साल पुरानी है, लेकिन आज की दुनिया पर फिट आती है। उसने कहा था कि सबसे सुप्रीम विक्ट्री वो होती है, ऐसी जंग यानी आप लड़ें कि जिसमें दुश्मन से बगैर लड़े आप उसे महकूम कर लें या शिकस्त दे दें। तो ये ऐसी लड़ाई है कि जिसमें आपने डायरेक्ट नहीं लड़ना है, और हुकूमत को, मतलब एक बंदा जा रहा है, आप उसको कोई किसी तरह अटैक करते हैं, उसे मारते हैं, टांग बाजू तोड़ते हैं। उसका ये भी तरीका हो सकता है आप उसे किसी नशे पे लगा दें, आप उसकी जो खुराक है उसको को पॉइजनस कर दें, कुछ चीज मिला दें को आहिस्ता आहिस्ता, तो वो बंदा जाहिर है उस बीमारी का शिकार हो जाएगा। मतलब एक मटका जिसमें सुराख हो जाए वो कभी भरता नहीं है। तो आपने बंदे को अंडर अटैक ही करना है किसी तरीके से, उसके कुर्ब जवार में जो उसकी स्ट्रेंथ है, लोग वहां पर कोई लड़ाई झगड़ा, कोई जिसको चोली कल्चर आप कहते हैं आम अल्फाज में, वो पैदा कर दे। तो मतलब एक स्लो स्वीट पॉइजन है ये, स्लो भी है, स्वीट भी है, पता नहीं चल रहा, बट फॉर श्योर पॉइजन है। तो ऐसे तरीके से, और आप इसको पाकिस्तान के तनाजर में देख सकते हैं। फिर दुनिया में इसकी एग्जाम्पल ये है कि जब से रूस टूटा है, रूस के टूटने के बाद अमेरिका ने पूरी मुस्लिम दुनिया को इसी वॉर स्ट्रेटेजी के तहत अंडर अटैक किया हुआ है। कभी उसे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कह दिया। अच्छा, उसके अंडर अटैक मुस्लिम दुनिया ही आई है, क्योंकि और तो बचा कोई नहीं था। आप देखें कि जैसे ही रूस टूटा था, ये फैक्टर आपके वो जाएगा करंट अफेयर और आईआर में भी, अमेरिका ने दिए के बाद दी गिरे। उसमें हमारी भी कमजोरियां हैं, हमारे डिक्टेटर, हमारे बादशाह जो अरब वर्ल्ड में बैठे हुए हैं, हमारे सेक्टेरियन पावर्स। मसलन अगर ईरान और सऊदीया आपस में वो 10 साल के लिए सीज फायर कर ले तो आधी मुस्लिम दुनिया में अमन हो जाता है, लेकिन नहीं करना। गैर मुस्लिम के साथ मेलजोल कर लेना है, शिया ने सुन्नी और सुन्नी ने शिया के साथ नहीं करना। तो ये सिर्फ हुआ नहीं है, ये किया गया है। सीरिया, इजिप्ट, लीबिया, पैलेस्टाइन तो खैर पुराना इशू है, फिर आप देखिए इराक, फिर अफगानिस्तान का, ये मतलब बर्मा देख लें, बर्मा के मुसलमान माइनॉरिटी में माड़े माड़े वो बेचारे। लेकिन आप ये देखिएगा कि 90% जबर रूस के टूटने के बाद मुसलमान मुल्कों ही में हुआ है। तो ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना। यानी सारी तहरीकें, सारे इंसर्जेंसीज मुसलमान दुनिया में रह गई थी। मैं ये नहीं कहता कि दूसरों में भी होनी चाहिए, लेकिन इतनी ज्यादा, यानी शायद ही कोई 2-1 मुल्क बचे हों, 2-4 मुल्क जहां पर शरपसंदी, दहशतगर्दी, मिलिटेंसी ना हुई हो। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ समझा जाता था सऊदीया, वहां पर भी हो गया। कुवैत पर पहले सदाम को कह के अटैक करवाया, बाद में उसी को अंडर अटैक कर लिया। सो जी हाँ, 1000% प्लान्ड है जी। हाँ, इजराइल मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स। लेकिन जी ये था 5th जनरेशन वॉर। होप आपने एंजॉय भी किया होगा और आपको समझ भी आया होगा।
थैंक यू।